So, good afternoon, everyone. Now, the last of the times, we just initiated with the discussion of the Income Tax Act. एंड इनकम टैक्स का इनफैक्ट एक सेक्शन 1 पढ़ा था अपन ने. सेक्शन 1 कहता है कि 3 कंडीशन फुलफिल होगी. आई मीन 3 चीजें हैं अलग अलग. एक तो कहता है एक्ट का नाम क्या है. तो इट सेज दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज द इनकम टैक्स एक्ट 1961. दूसरा यहाँ पे अपन ने पढ़ा था दी स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स. तो द इनकम टैक्स अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. और तीसरी चीज थी डेट ऑफ कमेंसमेंट. तो उन्होंने कहा दिस एक्ट शैल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 1962. बहुत पहले से लगने लग गया है इनकम टैक्स 1962 से. तो ये एक तो ये पढ़ा. देन वी वेंट इनटू द चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स इज सेक्शन 4. ये हमें बताता है कि इनकम टैक्स कब लगेगा. तो इनकम टैक्स लगने के लिए 6 कंडीशंस हैं. कंडीशन नंबर 1, देयर शैल बी अ पर्सन. सेकेंड कंडीशन इज पर्सन शैल अर्न इनकम. थर्ड कंडीशन इज इनकम शैल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. Fourth condition is income shall not be exempt. Fifth condition is income of the previous year shall be taxable in the assessment year. And sixth and the last condition is income shall be taxable at specified rates. ये in fact जो भी 6 conditions हैं इनको हम आने वाले बहुत सारे दिनों में पढ़ने वाले हैं. करीब करीब 1 महीने का अपना ये एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क है ये सब डिस्कशन. पर ये पढ़ने के बाद हमको फाइनली पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं. मैं पर्सन हूं कि नहीं. मैंने इनकम जो कमाई वो इनकम की डेफिनेशन में आती है कि नहीं. और कहीं वो एग्जम्प्ट तो नहीं है. मेरी इनकम इंडिया के स्कोप में आती है कि नहीं. उसके अलावा इस साल की इनकम कौन सी है और इस साल की इनकम जो भी असेसमेंट ईयर है जो भी है उसमें टैक्सेबल है. एंड फाइनली इनकम टैक्स किस रेट पर लगेगा. रेट ऑफ टैक्स भी हम पढ़ लेंगे. तो मोटा मोटा ये एक बड़ा सब्सटैंशियल डिस्कशन है जो अपन ने चालू कर दिया इन द लास्ट डिस्कशन. नाउ देन कम्स आउट दैट इनकम टैक्स में पहला पॉइंट है देयर शुड बी अ पर्सन. सो हु इज अ पर्सन. द वर्ड पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट. पर्सन की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में. तो सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है और सेक्शन 2 का जो पॉइंट है 31 सब सेक्शन 31 उसमें दे हैव डिफाइंड हु इज अ पर्सन. अब उन्होंने कहा पर्सन इंक्लूड्स एंड फिर उन्होंने 7 पॉइंट दिए. इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, association of person or body of individual whether incorporated or not, local authority and artificial juridical person not covered in any of the aforesaid clauses. ऐसा दिया हुआ. तो ये जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन है इनको एक एक करके अपने को पढ़ना है. वो तो पढ़ना ही है पर उसके पहले अपन ने पढ़ना चालू किया. यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स. इंक्लूड्स means that the definition is inclusive. includes का मतलब होता है कि definition inclusive है. inclusive है मतलब कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो तो पर्सन है ही. उसके अलावा इनकम टैक्स में ये जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन दिए हैं ये भी पर्सन है. इन पर भी इनकम टैक्स लगेगा. दैट इज बेसिकली इंक्लूसिव डेफिनेशन. कॉमन सेंस में जो है वो तो है ही उसके अलावा ये भी इसमें कवर होता है. अगर मींस लिखा होता कई डेफिनेशन में लिखा होता है दिस मींस. मींस का मतलब होता है डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव. मतलब जो कहा बस वही. कॉमन सेंस का स्कोप नहीं बचता है. इनकम टैक्स में जैसे अब पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है इंक्लूड्स. पर्सन इंक्लूड्स. तो इंक्लूड्स का मतलब होता है डेफिनेशन इज इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो तो है ही उसके अलावा ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स भी पर्सन है.
अब हम आते हैं, पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं, फिर इन सातों पॉइंट को पढ़ लेंगे। तो कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस को समझने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लीगल कॉमन सेंस, और एक होता है कॉमन कॉमन सेंस, जो हम लोगों का कॉमन सेंस है। लीगल कॉमन सेंस के लिए एक एक्ट लिखी गई पूरी, उस एक्ट का नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट। अंग्रेजों ने लिखी थी, 1897 की है। तो 1897 है ना, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की है। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 जो है, ये बेसिकली कहता है कि कॉमन सेंस में, मतलब लॉ के हिसाब से कॉमन सेंस में चीजों का ये मतलब होगा। कॉमन प्रिंसिपल्स, कॉमन क्लॉजेस दिए, जनरल क्लॉजेस दिए। इस एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो अगर हमको कोई शब्द की डेफिनेशन अपने कानून में नहीं मिलती है, अपन जो एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें नहीं मिलती है, तो हम उसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखते हैं। और अगर उसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी नहीं दी हुई होती है, तो फिर हम अपने कॉमन सेंस से उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये एक्ट के हर शब्द को पढ़ने का तरीका होता है। हर एक्ट के हर शब्द को ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं आपको एज सेड अर्लियर, मेरी कोशिश है कि इनकम टैक्स तो पढ़ा ही दूं, पर मेरा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ, तो मैं आपको लॉ भी पढ़ाऊं, लॉ कैसे पढ़ा जाता है वो भी पढ़ाऊं, ताकि आपको एज अ प्रोफेशनल लॉ पढ़ना है, कभी भी जीवन में वो काम आने वाला है। सो माय आइडिया इज कि ये चीज मैं बताऊं कि देखिए, कभी भी हर शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। अब मान लो किसी लॉ में लिखा है इमीडिएटली, एक शब्द कह रहा हूं मैं, दिस शुड बी डन इमीडिएटली। तो व्हाट इज इमीडिएटली? मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। तो इमीडिएटली मींस व्हाट? सो मेरा ये कहना है कि द वर्ड इमीडिएटली, वेदर इट इज डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर उसकी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है तो वो डेफिनेशन अडॉप्ट की जाएगी। अगर इमीडिएटली वर्ड की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है या इंक्लूसिव है, तो हमको कॉमन सेंस पे जाना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी डेफिनेशन नहीं है, तो हमको जनरल क्लॉजेस एक्ट में उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। जनरल क्लॉजेस एक्ट में इमीडिएटली की डेफिनेशन है क्या? पता नहीं, अभी तक तो अपन ने पढ़ा नहीं जनरल क्लॉजेस एक्ट। हो सकता है सीए कोर्स में कहीं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या उसकी डेफिनेशन है? अगर उसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में है तो वो अडॉप्ट कर लो, नहीं है तो फिर अपने कॉमन सेंस से इमीडिएटली क्या होता है वो अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ एवरी वर्ड इन द लॉ हैज टू बी इंटरप्रेटेड। तो मेरा ये कहना है कि जैसे यहां लिखा हुआ है ना, इनकम टैक्स लगेगा पर्सन पे, और पर्सन की डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में तो दी गई है, पर वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है। तो क्योंकि वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, तो हमको जाना पड़ेगा कॉमन सेंस पे। वी हैव टू गो इनटू कॉमन सेंस। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, अपन सबके लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी गई है? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब भी मैं ही दूंगा क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट आपने नहीं पढ़ा। बट दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लोर। हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में है। मैं कहता हूं हाँ है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जनरल क्लॉजेस एक्ट में उन्होंने डिफाइन किया है हु इज अ पर्सन। जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, उसका जो भी सेक्शन है, सेक्शन नंबर में अपन नहीं जा रहे हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, उसका सेक्शन कहता है पर्सन मीन्स natural and artificial persons. So what is a person in the common sense? Person means a natural and artificial person. Means that the definition is exhaustive. तो भले इनकम टैक्स की डेफिनेशन इंक्लूसिव हो, पर जनरल क्लॉजेस एक्ट की जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है। मतलब यही पर्सन है
कॉमन सेंस में। कौन पर्सन है कॉमन सेंस में? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? ये जनरल क्लॉजेस एक्ट डिफाइन नहीं करता है, तो ये अपन अपने कॉमन सेंस से समझते हैं। हु आर नेचुरल पर्संस? हम सब इंसान नेचुरल पर्संस हैं। ऑल ऑफ अस आर नेचुरल पर्संस, इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंसान, ह्यूमंस। तो नेचुरल पर्सन हम सब है। तो हम पर्सन हैं। और फिर उन्होंने बोला आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन का एक एग्जाम्पल आप लोगों ने, कई लोगों ने दिया। एग्जाम्पल इज कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन एग्जाम्पल कंपनी। पर व्हाट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन इज अ बेसिकली पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ जिसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है, is treated as an artificial person, a separate legal entity which can hold property in its name, which can sue, which can be sued, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा, which can enter into contract। तो that is basically an artificial person। ठीक है। आपने बोला कंपनी। कंपनी का जो कानून है, कंपनीज एक्ट, वो कहता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट कैन होल्ड property in its name, it can sue, it can be sued, so therefore company is a separate legal entity, company is an artificial person। और एग्जांपल आर्टिफिशियल पर्सन का LLP। LLP एक्ट कहता है LLP is a separate legal entity, it can hold property in its name, it can sue, it can be sued, so company is an artificial person, LLP is an artificial person। partnership firm, is it an artificial person? If registered, is it an artificial person? No. Even if it is registered, even if it is not registered, it's not an artificial person, because partnership act kahin nahi कहता है कि partnership firm is a separate legal entity, बल्कि पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 5 कहता है all partners taken together is a firm। So basically firm is not an entity, a separate entity, it's just all the partners taken together, that is a partnership firm। I hope I am clear। तो फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है कॉमन सेंस में, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कॉमन सेंस में, LLP एक सेपरेट पर्सन है कॉमन सेंस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? मेरा जवाब, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं, ये जानने के लिए हमको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अगर ऐसा कहता होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, इट कैन स्यू, इट कैन बी स्यूड, अगर ऐसा कहता होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि अगर उसका जो एक्ट है वो कहता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वो एक्ट अपन पढ़ लें। अपने अभी तक तो नहीं पढ़ा, सीए फाउंडेशन में तो नहीं था ना सोसाइटी एक्ट, हो सकता है सीए इंटर या फाइनल में हो तो पढ़ लेना, नहीं हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, सीए बनने के बाद पढ़ लेना। टेस्ट आपको बता दिया मैंने। टेस्ट ये है कि आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो सेपरेट लीगल एंटिटी है। टेस्ट आप अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ऐसे इश्यूज रियल लाइफ में आ सकते हैं। अब देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है व्हाट इज अ पर्सन इन द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में पर्सन कौन है? नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ये डेफिनेशन जो पर्सन की, ये आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो सीए फाउंडेशन में, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट वाली डेफिनेशन है। कैसे अप्लाई कर चुके हो सोचना। हमने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट। सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? व्हाट इज अ पार्टनरशिप? एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all
or any one of them acting for all. Important, वापस सुनो definition, keyword पे आता हूं अब. A partnership is an association of two or more persons. The keyword is persons. So who can become a partner? Persons. It is an association of two or more persons. Who are persons? Who is a person? क्या? Don't conclude. अपन ढूंढ रहे हैं. Who is a person? Under Partnership Act, who is a person? एग्जाम्पल नॉट अ माइनर, पर मैं अब उसको लीगल सेंस में डिफाइन कर रहा हूं. सुनो, अंडर पार्टनरशिप एक्ट हु इज अ पर्सन. क्या पार्टनरशिप एक्ट पर्सन को डिफाइन करता है? द पॉइंट इज, कोई भी डेफिनेशन ढूंढनी है तो कैसे ढूंढोगे? पार्टनरशिप एक्ट में पर्सन कौन? क्या पार्टनरशिप एक्ट पर्सन को डिफाइन करता है? आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ी, उसमें डेफिनेशन पढ़ी क्या पर्सन की? नहीं पढ़ी. तो पार्टनरशिप एक्ट पर्सन को डिफाइन नहीं करता है. तो पार्टनरशिप एक्ट में पर्सन कौन है? कॉमन सेंस में जो पर्सन है वो पर्सन है. कॉमन सेंस के लिए हम जाएंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट. क्या जनरल क्लॉजेस एक्ट में पर्सन डिफाइंड है? अभी पढ़ा अपन ने, डिफाइंड है. तो हु इज अ पर्सन फॉर पार्टनरशिप? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में. हु कैन बिकम अ पार्टनर? नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर. हो सकता है आपने पार्टनरशिप लॉ जब पढ़ा तब ऐसा पढ़ा हो कि इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर, अ कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर, ऐसा पढ़ा हो शायद. बट बेसिकली ऐसा लिखा नहीं है. लिखा जो है वो ये है कि हु कैन बिकम अ पार्टनर? पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर. पर्सन कौन होता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट डिफाइन करता है. पर्सन इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, सो दे कैन बिकम अ पार्टनर. पार्टनरशिप एक्ट में उसमें फिर रिजर्वेशन दे दिए कि माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ओनली फॉर हिज बेनिफिट. बाकी अदरवाइज हु कैन बिकम अ पार्टनर? पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हु कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट? बेसिकली पर्संस. ठीक है, सेक्शन 10 जो है अगर आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो दैट टॉक्स अबाउट पर्संस. ठीक है, पर्संस हु आर केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सो पर्संस की बात करता है. हु इज अ पर्सन? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है? क्या आपने तो पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या उसमें डेफिनेशन पढ़ी पर्सन की? नहीं थी. तो हु इज अ पर्सन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? यू हैव टू गो बैक टू जनरल क्लॉजेस एक्ट. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? नेचुरल पर्संस एंड आर्टिफिशियल पर्संस. ऐसे चलता है लॉ. तब आपने उतना प्रिसाइज नहीं पढ़ा होगा क्योंकि फाउंडेशन था वो. अब अपन प्रोफेशनल कोर्स में और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे. अब अपने को लॉ को कितना प्रोफेशनली पढ़ना है मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की. कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, अभी पढ़ रहे हो है ना? कंपनीज एक्ट में हु कैन बिकम अ शेयर होल्डर? पर्संस कैन बिकम शेयर होल्डर. कभी कहीं ना कहीं जब भी पढ़ोगे यही पढ़ोगे, हु कैन बिकम अ शेयर होल्डर? एनी पर्सन कैन बिकम अ शेयर होल्डर. द क्वेश्चन इज हु इज अ पर्सन? फॉर कंपनीज एक्ट हु इज अ पर्सन? ढूंढ लेना. क्या कंपनीज एक्ट में पर्सन डिफाइंड है तो वो पर्सन है. नहीं डिफाइंड है, यू विल रेफर टू जनरल क्लॉजेस एक्ट. ये एक्ट बताएगा हु इज अ पर्सन. ये एक्ट कहता है नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन. हु कैन सेल गुड्स? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. पर्सन्स कैन सेल गुड. हु कैन ओन अ हाउस? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. पर्सन्स कैन ओन अ प्रॉपर्टी. हु आर पर्सन्स? कॉमन सेंस. कहीं डिफाइंड नहीं है. जहां डिफाइंड नहीं है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन. आई थिंक आई एम नाउ एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस प्रोपोजिशन. तो हम इनकम टैक्स में अब क्या कह रहे हैं? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन तो पर्सन है ही. इसके अलावा ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन भी है जिनको इनकम टैक्स लगेगा. कि हमारा आइडिया ये है कि हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको टैक्स करना है. तो उनने पर्सन की डेफिनेशन लिखते लिखते सोच रहे थे कि कोई छूट ना जाए. तो उन्होंने कहा क्यों एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दो.
एग्जॉस्टिव लिख दिया तो कोई छूट सकता है, तो हम इंक्लूसिव लिख दें, पर्सन इंक्लूड्स, ताकि कॉमन सेंस को भी हम यहां पर बोरो कर सके, इंक्लूड कर सके, ला सके। तो उनने कह दिया कॉमन सेंस में जो आप पर्सन से समझते हो उनको तो इनकम टैक्स लगेगा ही, मतलब नेचुरल पर्सन्स को तो इनकम टैक्स लगेगा ही, आर्टिफिशियल पर्सन्स को तो इनकम टैक्स लगेगा ही। उसके अलावा ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को भी पर्सन मान लिया जाएगा। हालांकि इनको जब पढ़ोगे आप, इन 7 कैटेगरी को पढ़ोगे तो बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन यहां भी आ गए। इंडिविजुअल आ गया नेचुरल पर्सन, कंपनी आ गया आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म आ गया, ठीक है, फर्म तो ना तो नेचुरल पर्सन है ना आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा क्या? छोड़ेंगे थोड़ी, ये तो हर व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म बना के काम कर लेगा। पार्टनरशिप फर्म भले ही पर्सन नहीं होगा कॉमन लॉ में, इनकम टैक्स में तो टैक्सेबल पर्सन है, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। ऐसे उन्होंने 7 कैटेगरी लिखी है, ठीक है। अब अपन ने ये तो समझ लिया इंक्लूड्स मतलब क्या, अब आगे चलते हैं। अब उनका कहना है पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है, कॉमन सेंस वाली कहानी थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दी। अब पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, सो हु इज एन इंडिविजुअल? हु इज एन इंडिविजुअल? देखो अभी कोई भी शब्द आए तो अपने को डायरेक्टली आंसर नहीं देना है, आपका आंसर एक क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने कहा हु इज एन इंडिविजुअल, तो आपका क्या क्वेश्चन होना चाहिए? सर इनकम टैक्स में क्या इंडिविजुअल डिफाइंड है तो वो है इंडिविजुअल। ओके, हमको क्या पता सर, अभी आपने पढ़ा है थोड़ी, तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, द वर्ड इंडिविजुअल इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपका फिर दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, क्या इंडिविजुअल की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी गई है? सर मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, जनरल क्लॉजेस एक्ट में इंडिविजुअल की डेफिनेशन नहीं दी गई। तो फिर हु इज इंडिविजुअल? जो कॉमन सेंस में इंडिविजुअल है। तो मैं अब आपसे ही पूछ लेता हूं, आपके कॉमन सेंस में हु इज इंडिविजुअल? a natural person, right? A natural person is individual. So basically individual covers whom? A male, a female, and a minor, a major. Everybody is an individual. I think you are able to communicate, right? So basically सब लोग जो जीवित लोग हैं, all humans are individuals. That is absolutely simple. Now a major is also individual, a minor is also individual. माइनर पर भी इनकम टैक्स लगता है, पर सर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट है और ये स्टैच्यू है, कानून है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता होगा माइनर, पर इनकम कमाएगा तो इनकम टैक्स तो लगेगा। हम तो किसी को नहीं छोड़ते, माइनर है मतलब क्या इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा? लगेगा। छोटा बच्चा है, डांस शो में जाता है, ठीक है, कोई चला गया डांस इंडिया डांस में, पैसे कमाए, इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। और छोटा बच्चा है, एड में आता है, पेम्पर्स हगीज के एड में, छोड़ेंगे थोड़ी, पैसा कमाता मॉडलिंग करके, इनकम टैक्स लगेगा। वी विल नॉट लीव एनीबडी। अब आप बोलोगे सर वो 6 महीने का बच्चा, उसको क्या पता इनकम टैक्स? वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे, उसका इनकम टैक्स कौन भरेगा? वो खुद भरेगा, उसके मम्मी पापा भरेंगे। कानून कहता है एवरीबडी इज लायबल फॉर इनकम टैक्स, वी विल नॉट लीव एनीबडी, एन इंडिविजुअल इज लायबल फॉर इनकम टैक्स, मेल फीमेल माइनर मेजर एवरीबडी, whoever is alive is liable for income tax. इंडिविजुअल हो गया, खत्म। अब उसके बाद मैं अपने सीक्वेंस से चल रहा हूं, अब अगली बात मैं कर रहा हूं, फर्म इज लायबल फॉर, ठीक है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, नाउ आई से पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म। सो व्हाट इज अ फर्म? आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या इनकम टैक्स में फर्म की डेफिनेशन दी हुई है? हां, इनकम टैक्स में फर्म की डेफिनेशन दी हुई है। फर्म मतलब वो नहीं जो आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा, पार्टनरशिप में जो पढ़ा वो पार्टनरशिप वाले सर ने पढ़ा दिया, फाउंडेशन में पढ़ा दिया, खत्म हो गई बात। इनकम टैक्स में फर्म कौन है ये मैं बताऊं, मेरा सब्जेक्ट है, मैं बताऊंगा फर्म कौन होती है। मेरे सब्जेक्ट में बताया है व्हाट इज अ फर्म।
फर्म की डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 2 में दी हुई है, डेफिनेशन सेक्शन 2 है, ज्यादा उसके सबसेक्शन वगैरह भी नहीं लिख रहे अपन, याद नहीं रखना है। किताब विताब कोई पढ़ोगे मॉड्यूल तो उसमें सब एक एक सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज उतने लिखे होंगे, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी। ये नोट्स उस हिसाब से ड्राफ्टेड है कि एग्जाम के हिसाब से अपने को क्या याद रखना है। सो वो माइंडसेट थोड़ा ज्यादा था, उतने सेक्शन वगैरह यहाँ नहीं है। तो सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस व्हाट इज अ फर्म। उन्होंने कहा फर्म मींस, यहाँ उतना प्रिसाइज लिखा भी नहीं है, मैं आपको अलग से लिख देता हूं। सेक्शन 2 subsection 23 of the income tax act says a firm means a partnership firm, a partnership under Indian पार्टनरशिप। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना जरूरी है उतना तो लिखा हुआ है नोट्स में, जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 and includes LLP under the LLP Act 2008। तो दैट इज बेसिकली अ फर्म। अब देखो ध्यान दो, यहां पे उन्होंने वर्ड मीन्स और इंक्लूड्स दोनों लिख दिया है। पहले बोला अ पार्टनरशिप मीन्स, अ फर्म मीन्स, और फिर बोला एंड इंक्लूड्स। तो ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, बिकॉज डेफिनेशन चालू हो रही है विद द वर्ड मीन्स, सो इट्स एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। कुछ चीज को उन्होंने फर्म मान लिया, डीम कर लिया, इंक्लूड करके डीम कर लिया, बट बेसिकली इट्स एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अब उनने क्या कहा, उन्होंने कहा साहब फर्म क्या है? तो वही जो पार्टनरशिप एक्ट में फर्म होती है वो तो फर्म है ही, उस पर तो इनकम टैक्स लगेगा ही। मैंने आपको कहा था कि कॉमन सेंस में वो फर्म पार्टनर मतलब पर्सन ना हो, कॉमन सेंस में पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, पर इनकम टैक्स के लिए इट्स अ टैक्सेबल पर्सन। इनकम टैक्स में हम उसको टैक्स करेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म पर तो इनकम टैक्स लगेगा ही, प्लस एलएलपी पर भी इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया एंड एलएलपी इज आल्सो अ फर्म। ठीक है, फर्म इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फर्म एंड इट इंक्लूड्स एलएलपी। अब ऐसा क्यों लिखा, इसको समझो। बेसिकली देखो 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस जो दिए गए हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ये जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं, ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है, हर कैटेगरी ऑफ पर्सन का टैक्स निकालने का फॉर्मूला अलग है। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरी इनकम अलग फॉर्मूला से निकलेगी, टैक्स अलग फॉर्मूला से निकलेगी। अगर मैं कंपनी हूं तो इट्स अ डिफरेंट फॉर्मूला, इनकम और टैक्स निकालने का फॉर्मूला अलग है। फर्म का इनकम और टैक्स निकालने का फॉर्मूला अलग है। तो आज से 13-14 साल पहले 2008 की बात है, जब एलएलपी का कानून आया था, एलएलपी एक्ट आया था, तब सवाल यह था कि एलएलपी पर इनकम टैक्स लगेगा क्या, और लगेगा तो किस कैटेगरी में लगेगा, क्योंकि हर कैटेगरी का फॉर्मूला अलग है। तो एलएलपी पर इनकम टैक्स लगेगा क्या, और लगेगा तो किस कैटेगरी में लगेगा। समबडी सेड कि एलएलपी के कुछ फीचर्स कंपनी जैसे होते हैं, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। कुछ फीचर्स पार्टनरशिप जैसे होते हैं, पार्टनरशिप जैसे ही अरेंजमेंट होता है। तो एलएलपी पे टैक्स लगेगा तो किस कैटेगरी में लगेगा, ये एक डिबेट चल रहा था। तो इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने क्लेरिफाई किया, एलएलपी पे टैक्स लगेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म जैसा टैक्स लगेगा। तो एलएलपी को फर्म की डेफिनेशन में शामिल कर दिया उन्होंने। फर्म मींस अ फर्म एंड इट इंक्लूड्स एन एलएलपी। बेसिक आइडिया इज कि जहां जहां फर्म लिखा है वहां एलएलपी आ गया, तो फर्म का टैक्स कैलकुलेशन विल बी सेम एज एलएलपी का टैक्स कैलकुलेशन। ये मोटी मोटी बात है। ठीक है, तो इनकम टैक्स तो सब पे लगता है,
इंडिविजुअल, नाउ हो गया फर्म। अब तीसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन आता है फॉर माय डिस्कशन, दैट इज कंपनी। व्हाट इज एन इंडिविजुअल, वी नो, नेचुरल पर्संस। व्हाट इज अ फर्म, बेसिकली यहां लिखा है फर्म, मैं यहीं लिख देता हूं फर्म और ऑब्लिक एलएलपी। फर्म एलएलपी पर इनकम टैक्स लग गया। अब उसके बाद आ गया कंपनी। कंपनी पर भी इनकम टैक्स लगता है। कंपनी क्या होती है? व्हाट इज अ कंपनी? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपनी मतलब एज पर कंपनीज एक्ट, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपनी मतलब जो इनकम टैक्स में डिफाइंड है। तो देखो, मैं आपको यही कह रहा हूं कि कंपनी क्या होता है कंपनी लॉ के लिए। कंपनी क्या होता है कंपनी लॉ के लिए, ये कौन बताएगा? कंपनी लॉ वाले सर बताएंगे, कंपनी लॉ एक्ट बताएगा। कंपनी क्या होता है इनकम टैक्स के लिए, ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। मेरे सब्जेक्ट में कोई और इंटरफियर करे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा सब्जेक्ट में व्हाट इज अ कंपनी मैं बताऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स में कंपनी क्या है ये तो इनकम टैक्स एक्ट बताएगा, इट्स नॉट कंपनी लॉ जो बताएगा। ठीक है, तो व्हाट इज अ कंपनी फॉर इनकम टैक्स एक्ट, दे हैव डिफाइंड इट सेपरेट। इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन है, अलग से है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको वो पढ़नी पड़े। सो व्हाट इज अ कंपनी फॉर इनकम टैक्स, आई जस्ट कम टू इट। उन्होंने डिफाइन किया है कंपनी, सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन, उसमें डिफाइन किया। ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं अपन। सेक्शन 2 का यहाँ सबसेक्शन भी लिखा है, रटना नहीं है अपने को सेक्शन नंबर इतने, तो अपना फोकस अब आ जाता है व्हाट इज अ कंपनी फॉर इनकम टैक्स। अब देखो, लॉ लिखने वालों की सोच कितनी समझदारी से लिखते हैं वो। ऐसा नहीं कि बस लिख दिया, बहुत सारी चीजें रहती है। इतने साल हो गए इनकम टैक्स लिखे हुए, कोई लूप होल रह जाता, कमी रह जाती तो लोग टैक्स नहीं भरते। बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो उन्होंने लिखा कंपनी मीन्स, डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव? एग्जॉस्टिव है ना, हर वर्ड पे एम्फेसाइज करना है। कंपनी मीन्स डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, तो फॉर इनकम टैक्स ओनली दिस इज कंपनी। क्या लिखा सबसे पहला पॉइंट? ए, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी तो कंपनी है, उस पर तो इनकम टैक्स लगेगा। बी, अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉज ऑफ फॉरेन कंट्री, बेसिकली फॉरेन कंपनी। तो किसी और देश के लॉ में बॉडी कॉर्पोरेट बना है, अब वहां वो लोग कंपनी बोलते हो, वहां पता नहीं कोई और नाम देते हो उसको, कॉर्पोरेशन देते हो, अपने को थोड़ी पता। तो उनने कहा कि बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है, जो उस देश किसी दूसरे देश के लॉ में, फॉरेन कंपनीज पर भी इनकम टैक्स भारत की सरकार लगाई। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स का चैप्टर पढ़ना है अभी अपने को, चैप्टर है वो पूरा, वो चैप्टर अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो। हम यहां ये कह रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे देश में बना, फॉरेन कंपनी, उस पर भी इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हम अगर कंपनीज एक्ट का देखें तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है? व्हाट इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनी बेसिकली सिर्फ भारत की कंपनी की बात करते हैं, कंपनी लॉ भारत की कंपनी के लिए ही कानून है वो। और हमारा जो लॉ है इनकम टैक्स, हमारा तो कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, भारत में बने या बाहर बने, कहीं भी की भी कंपनी हो, हम भारत में इनकम टैक्स लेंगे। तो ये उनका कहना है। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी बेसिकली मींस इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने जो दो पॉइंट और लिखे हैं, इसको पढ़ लो, सुन लो, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में इररेलेवेंट है। एग्जाम में आए व्हाट इज अ कंपनी तो चारों पॉइंट लिखना, एग्जाम में आ जाए व्हाट इज अ कंपनी तो लिखना चारों पॉइंट, पर मन में ये क्लियर रखो कि ये जो सी और डी पॉइंट हैं ये काम के नहीं है, काम के हैं ए और बी पॉइंट, यही आपको रियल लाइफ में काम में आएंगे। तो व्हाट इज अ कंपनी? इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी। अब जो सी पॉइंट है वो क्या है? देखो, सी पॉइंट है एनी इंस्टीट्यूशन, बॉडी और एसोसिएशन which was assessed as a company up to AY
1971 जो लिखा है मैंने पढ़ा, अभी समझाया नहीं, समझाना बचा है। क्या लिखा हुआ है? एन इंस्टीट्यूशन, बॉडी और एसोसिएशन। तो कोई एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, ठीक है। ये जो एसोसिएशन है विच वॉज असेस्ड, असेस्ड, असेस का मतलब होता है कैलकुलेशन। असेस करना मतलब कैलकुलेट करना। हम असेस कर लेते हैं कि कितनी देर लगेगी, कभी आपने ये शब्द सुना हो। तो असेस मतलब कैलकुलेट करना। तो उनका कहना है कि एक एसोसिएशन जिसका कैलकुलेशन होता था, इनकम टैक्स में उसकी इनकम, उसका टैक्स कैलकुलेट होता था। कैसे कैलकुलेट होता था? कंपनी के रूप में। कब? ए वाई का मतलब होता है असेसमेंट ईयर। अपन ने जो 6 पॉइंट लिखे थे ना, जो पढ़े थे, उसमें था इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? पढ़ना बचा है, ठीक है, अभी नहीं पता। जो भी होता है असेसमेंट ईयर, वो ईयर होता है। असेसमेंट ईयर 1970-71। अब वो ये कह रहे हैं कि 1970-71 तक अगर उनका कैलकुलेशन इनकम टैक्स में होता था एज अ कंपनी, तो आज 2022 में भी उनका कैलकुलेशन होगा इनकम टैक्स में एज अ कंपनी। ये वो कह रहे हैं। अगर कोई ऐसा एसोसिएशन था जिसका इनकम टैक्स में इनकम कैलकुलेट होता था एज अ कंपनी, कब? 1970 में। अगर उनका 1970 में कैलकुलेशन होता था एज अ कंपनी, तो राइट नाउ, आज भी 2022 में भी उनका इनकम टैक्स में कैलकुलेशन होगा और इनकम टैक्स एज इफ इट इज अ कंपनी। अब आपके मन में ये होगा कि सर ऐसा कौन सा एसोसिएशन होता होगा? फॉर एग्जाम्पल, जो अपनी स्कूल से आदत है कि पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल होना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल बता दो सर, दो चार नाम ऐसे कौन से एसोसिएशन होते होंगे जिनका 1970 में कैलकुलेशन होता होगा एज अ कंपनी, आज भी उनका कैलकुलेशन होगा एज अ कंपनी। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मतलब आई डोंट हैव एनी एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेलेवेंट ही नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। ये प्रोविजन डेप्रीकेट हो चुका है, काम का नहीं है, लॉ में दिया है, काम का नहीं है। हो सकता है 2000 एसोसिएशन हो ऐसे जो 1970 तक असेस होते होंगे एज अ कंपनी, आज भी 2022 में उनका असेसमेंट होगा एज कंपनी। वो 2000 कौन से हैं अपने को कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में वो नहीं पूछ लेंगे कि ये एसोसिएशन वो 2000 में आता है क्या। सीबीडीटी में 12,000 सर्कुलर है ना, मैंने बताया था इनकम टैक्स में 12,000, तो दे माइट हैव नोटिफाइड कि ये एसोसिएशन असेस होगा एज कंपनी। वो 12,000 सर्कुलर थोड़ी पढ़ते हैं, अपने कोर्स में नहीं है, होंगे वो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी मैं ढूंढ लूंगा, पर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन एक भी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अपन ये प्रोविजन पढ़ के छोड़ देंगे। मैं एक शब्द यूज करूंगा, आप कोई ज्यादा ही पूछ लेगा कि सर कौन से एसोसिएशन थे जो 1970 तक असेस होते थे एज अ कंपनी, आज भी वो असेस होंगे एज अ कंपनी, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, प्रिस्क्राइब्ड एसोसिएशन है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एसोसिएशन है जो 1970 तक असेस होते थे एज अ कंपनी, आज भी वो असेस होंगे एज अ कंपनी। तो सर कौन से एसोसिएशन प्रिस्क्राइब्ड थे? कौन से थे प्रिस्क्राइब्ड? तो बेटा जो प्रिस्क्राइब्ड थे वही प्रिस्क्राइब्ड थे, वही असेस होंगे एज अ कंपनी आज भी। उस पर दिमाग नहीं लगाना है अपने को, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट गो इनटू इट, वी डोंट हैव टू गो इनटू इट। मेरा ये कहना है कि कोई आपसे भी पूछ ले तो अपना यही आंसर है। ये एक एक्चुअली फिल इन दी ब्लैंक का पॉइंट है, जहां भी अपने को कुछ नहीं आता है वहां का एक फिल इन दी ब्लैंक लॉ में होता है प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। कौन से ऐसे एसोसिएशन थे जो असेस होते थे 1970 तक एज अ कंपनी? प्रिस्क्राइब्ड एसोसिएशन। कभी कभी एग्जाम में ऐसा इशू आ जाता है, मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें अपने को आंसर लिखना है। अब वहां मान लो कोई पॉइंट है, जैसे एक तारीख ही लिखना है, इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स का हिसाब देना है और उसकी तारीख है कोई 31 अक्टूबर है, और वो अपने को याद नहीं आ रही है, एग्जाम हॉल में क्या करें? हमने लिख दिया आपको हिसाब देना है टिल द डेट प्रिस्क्राइब, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, उसका आंसर प्रिस्क्राइब्ड। दिस विल बी डन एज प्रिस्क्राइब्ड। फिल इन द ब्लैंक, जहां जहां याद नहीं आए, कोई भी सब्जेक्ट हो,
फिल इन दी ब्लैंक, कुछ चीजें हो जाती है ना, भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में, और वहां अपन 10 मिनट तक सोचते रहेंगे तो और ज्यादा ही कंफ्यूज होंगे। तो वहां अल्टीमेटली अपन गैप फिल करने के लिए, सेंटेंस पूरा करने के लिए लिख दें एज प्रिस्क्राइब्ड। और ऐसा नहीं पूरी कॉपी में ही लिख दो एज प्रिस्क्राइब्ड, अपन गए बड़े शब्दों में लिख के आए ऑल आंसर्स आर एज प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा मत कर देना। मार्क्स विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड अदरवाइज, राइट। सो तो कहीं कहीं जहां आप मिस कर जाओ कोई पॉइंट, यू कैन जस्ट फिल द गैप। ठीक है, इट हैपेंस इन द एग्जाम। आप अभी एग्जाम देकर ही आए हो 2 महीने पहले, थोड़ा तो डिस्क्रिप्टिव था वो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी था। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में ऐसे हो जाता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, तो वहां गैप भरने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन होंगे जो 1970 तक असेस होते थे एज अ कंपनी। सच एसोसिएशंस आर प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट which we don't have to worry about. ऐसे डी पॉइंट है, एनी इंस्टीट्यूशन, बॉडी और एसोसिएशन डिक्लेयर्ड बाय CBDT एज अ कंपनी, इसको हम लोग पॉपुलरली कहते हैं CBDT डिक्लेयर्ड कंपनी, जिसको CBDT ने डिक्लेयर कर दिया एज कंपनी। CBDT नाम पहले मैंने यूज किया था, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे इनकम टैक्स का जो मतलब है, उसमें उनका जो डिपार्टमेंट है, उसका एक बोर्ड है जो उसको कंट्रोल करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे अभी कंपनी लॉ में होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA। ठीक है, ऐसे ही यहां पर होता है CBDT, जो उनको रेगुलेट करता है। बैंक्स में होता है RBI, तो ऐसे ही इनका जो इनकम टैक्स का रेगुलेटर है, जो उनके डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता है, वो उनका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। ऐसे ही एक्साइज आप पढ़ोगे तो वहां, एक्साइज मतलब GST, आई शुड से, GST जब आप पढ़ोगे तो वहां आप पढ़ोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC। मैंने पहले कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, पर ऐसा होता है। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एनी इंस्टीट्यूशन, बॉडी और एसोसिएशन डिक्लेयर्ड बाय CBDT टू बी अ कंपनी। तो बेसिकली यहां पर लॉ मेकर्स ने CBDT को कानून बनाने का पावर डेलीगेट कर दिया। कंपनी क्या है ये इनकम टैक्स एक्ट कहता है, डिफाइन करता है। उनको लगा कि कई बार ऐसा डिस्प्यूट आ सकता है कि ये एसोसिएशन कंपनी है कि नहीं। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि गवर्नमेंट ने एक कॉरपोरेशन बनाया, वो कॉरपोरेशन से हुडको, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हुडको, या से हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया, हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो अब ये जो कॉरपोरेशंस हैं, ये कॉरपोरेशन का इनकम टैक्स में क्या होगा, ये किस कैटेगरी में टैक्स होंगे? टैक्स होंगे ये अपन अभी कह लेते हैं, किस कैटेगरी में टैक्स होंगे, ये झगड़ा चल रहा था। ये कंपनी इंडियन कंपनी भी नहीं, मतलब कंपनी नहीं है ये तो, इंडिया कंपनी एक्ट में तो रजिस्टर्ड नहीं है ये तो गवर्नमेंट ने बनाया है उनके कानून के अंतर्गत। तो इस पर इनकम टैक्स लगेगा क्या और किस कैटेगरी में लगेगा, ये एक झगड़ा चल रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर इनकम टैक्स लगेगा क्या और लगेगा तो किस कैटेगरी में लगेगा। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो उन्होंने CBDT को पावर डेलीगेट कर दी कि आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो आप समय समय पर नोटिफाई कर सकते हो, यू कैन डिक्लेयर सर्टेन एसोसिएशंस एज अ कंपनी। तो CBDT एक नोटिफिकेशन दे देगी, आज से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंपनी माना जाएगा, ऐसा CBDT ने नोटिफाई कर दिया। तो नाउ फॉर इनकम टैक्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी ट्रीटेड एज कंपनी। आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग, एग्जाम्पल ले रहा हूं। खुद को कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं, और लगेगा तो किस कैटेगरी में लगेगा। तो उन्होंने लिख दिया कि आज से हुडको को इनकम टैक्स लगेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपनी। तो ये CBDT को पावर दिया है पार्लियामेंट ने, अगर वो किसी को चाहे तो कंपनी डिक्लेयर कर सकते, दे कैन डिक्लेयर एनी इंस्टीट्यूशन एज अ कंपनी।
सर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनको सीबीडीटी ने कंपनी डिक्लेयर किया है? प्रिस्क्राइब्ड एसोसिएशंस को, ठीक है, उसकी लिस्ट मुझे नहीं पता और अपने कोर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड एसोसिएशंस को सीबीडीटी ने डिक्लेयर किया होगा, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दे आर डिप्रिकेटेड, डिप्रिकेटेड मतलब इररेलेवेंट कंसेप्ट्स। डिप्रिसिएशन अलग होता है, डिप्रिकेटेड शब्द अलग होता है। डिप्रिकेशन मतलब इट बिकम्स इररिलेवेंट, ठीक है, इट हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, समय के साथ इसका महत्व खत्म हो चुका है, कंसेप्ट अब इररिलेवेंट हो चुका है। एनीवेज, अभी इनकम टैक्स क्या कहता है? व्हाट इज अ कंपनी? फॉर इनकम टैक्स कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी, body corporate which is registered in a foreign law, and any institution, body or association which was assessed as a company up to assessment year 1970-71, and any institution, body or association declared by CBDT to be a company, ठीक है। रियल लाइफ में दो ही काम आने वाले, ए और बी। एग्जाम में थ्योरी आए, लिखना चारों है। व्हाट इज अ कंपनी? 4 पॉइंट्स, Indian company, foreign company, CBDT declared company or association which was assessed as a company up to 70-71, ये चारों लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। बाकी फॉर रियल लाइफ काम में दो आने वाले। अब सवाल ये आता है, ठीक है, व्हाट इज अ कंपनी? पहला पॉइंट, इंडियन कंपनी। यू हैव टू गो इनटू डिटेल। सो व्हाट इज एन इंडियन कंपनी? क्या इनकम टैक्स एक्ट में इंडियन कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है? अगर है तो वो इंडियन कंपनी है। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में इंडियन कंपनी की डेफिनेशन दी हुई। सेक्शन 2 डैश, सेक्शन 2 में बताया है व्हाट इज एन इंडियन कंपनी। तो ये इंडियन कंपनी है और इनकम टैक्स। व्हाट इज इंडियन कंपनी पढ़ लेते हैं। इंडियन कंपनी मींस, मींस डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, तो यही इंडियन कंपनी। अब अपन अपने दिमाग में लॉजिक से सोचते हैं, तो इंडियन कंपनी मतलब क्या? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। लॉ लिखने वाले अलग सोचते हैं, उनका विजन बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि उनके सामने सारी सिचुएशन है। उनको पता है अगर कोई छूट गया तो वो टैक्स नहीं देगा, तो वो एक अलग माइंडसेट से सोचते हैं। उन्होंने क्या लिखा अपन पढ़ते हैं। इंडियन कंपनी मींस ये इंडियन कंपनी, पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में 4 दिए हुए हैं, ठीक है, रोमन नंबर 1 2 3 4 क्लॉजेस दिए, 4 क्लॉजेस। क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं। अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। पर सर अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया ना। उनने यहां वही लिखा है 1956, मैं क्या करूं, जो लिखा है वो है, ठीक है। तो जो 1956 के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है वो इंडियन कंपनी, पहला पॉइंट। डोंट बी कंफ्यूज्ड, आगे आ जाएगा कंपनीज एक्ट 2013। पहला क्या लिखा है? 1956 वाले कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर हुई है वो इंडियन कंपनी। दूसरा, लॉ ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कंपनी का लॉ अलग होता था पहले, है ना। तो उस समय मान लो 2001 में, 2010 में जम्मू कश्मीर के लॉ में कोई कंपनी बनी, 2010 में बन गई जम्मू कश्मीर के लॉ में कंपनी, बन तो गई, रजिस्टर हो गई वो अंडर जम्मू कश्मीर कंपनीज एक्ट। 2019 में हो गया होगा सिटीजनशिप, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया होगा उन्होंने, आर्टिकल 371 का प्रिविलेज रिवोक कर दिया होगा, वो प्रिविलेज रिवोक। पर वो कंपनी तो जम्मू कश्मीर के कंपनीज एक्ट में बनी है, तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? किस कैटेगरी में? कंपनी, इंडियन कंपनी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर पर भी इनकम टैक्स लगता था, 2019 के पहले भी लगता था। किस कैटेगरी में? वहां की जो कंपनी बनती थी उस पर किस कैटेगरी में टैक्स लगता था? कंपनी, इंडियन कंपनी। हम किसी को नहीं छोड़ते, हम सब सोच समझ के लिखते हैं। ए पॉइंट में उन्होंने ये जो चारों लिखे ना, बेसिकली उनका कहना है भारत की टेरिटरी में कोई भी कंपनी कभी भी बनी हो वो इंडियन कंपनी, ये उनका कहना है बेसिकली,
ठीक है, तो वो इंडिया की टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में बनी हो, भले ही उसका कानून अलग हो, इट्स एन इंडियन कंपनी। फिर उसके बाद आता है 3 यूनियन टेरिटरीज के नाम लिए उन्होंने और कुछ स्टेट के भी नाम लिए। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नागर हवेली, है ना। फिर गोवा स्टेट, दमन दीव, पौंडीचेरी, ये नाम लिए। उनका क्या कहना है कि यहां के लॉ में अगर कोई कंपनी बनी है तो वो भी इंडियन कंपनी, ठीक है। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू दादरा नागर हवेली, दमन दीव, पौंडीचेरी एंड गोवा। बेसिकली आप, आई एम नॉट श्योर आपने भारत की वैसे इतिहास तो पढ़ा है, पर आज़ादी के बाद का इतिहास भी पढ़ा होगा बहुत सारा। तो ये सब आज़ादी के बाद इंडिया में मर्ज हुए। जैसे गोवा जो था पोर्तुगीज था बेसिकली, वहाँ आप जाओगे तो पोर्तुगल कल्चर मिलेगा, पोर्तुगीज मिलेंगे वहाँ आपको। 1961 में उसको भारत में मर्ज किया था। पोर्तुगीज की टेरिटरी थी, तो अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, पोर्तुगीज के तो अभी भी गुलाम थे गोवा वाले। तो हमने क्या किया कि पोर्तुगीज से रिक्वेस्ट किया कि आप भी चले जाओ। वो नहीं गए तो हमने हमला किया और वो इंडिया से भगाया। उनका कोई ऐसा था भी नहीं इंडिया में एग्जिस्टेंस, तो बड़े आसानी से हो गया वो। तो 1961 में इट वाज मर्ज्ड इनटू इंडिया। तो 1961 के पहले गोवा में बिजनेस होता होगा, कंपनी तो बनती होंगी। तो मान लो 1940 में कोई कंपनी बन गई गोवा में। अब क्या वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है? इंडियन होनी चाहिए ना वो तो, अब तो भारत का हिस्सा है गोवा। तो उनका कहना है कि वो जो गोवा में कंपनी बनी होगी 1940 में, आज उसको इनकम टैक्स में टैक्स कैसे करेंगे? एज इफ इट इज इंडियन कंपनी। ऐसी दमन दीव, दादरा नागर हवेली, ये सब बाद में इंडिया में मर्ज हुए, या फिर उनका बीच में कुछ समय के लिए अपना खुद का लॉ भी होगा कुछ समय के लिए कंपनी बनाने का। तो उनके स्टेट में, उनके एरिया में जो भी लॉ रहा होगा, उसमें जो कंपनी बनी होंगी, फॉर इनकम टैक्स दे विल बी ट्रीटेड एज इंडियन कंपनी। आज तो वो इंडियन कंपनी। तो ऐसा उनका कहना। और डी पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो बेसिकली इट सेज एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी बन रही है वो भी इंडियन कंपनी है, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट 1912 में बनी होगी, कंपनीज एक्ट 1956 के पहले भी तो एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1912, उसमें जो कंपनी बनी होंगी दे आर इंडियन कंपनीज। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ये ए पॉइंट हुआ। ऐसे 3 है, अभी टाइम हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव डिस्कस्ड इट। तो ए पॉइंट हो गया, व्हाट इज इंडियन कंपनी। 4 पॉइंट आ गए। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज इन जम्मू कश्मीर एंड कंपनीज एक्ट 1956, दादरा नागर हवेली एक्सेट्रा एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो सब इंडियन कंपनीज हैं, ऐसा बोला। कल आगे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।